करीब 50 सालों से भारत में नक्सलवाद काबिज है और देश के अलग अलग हिस्सों में इसने लाल आतंक का बीज बोया है। जब भारत में हम नक्सलवाद की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ को इसके केंद्र के तौर पर देखा जाता है, और फिर जब छत्तीसगढ़ में बात करते हैं तो बस्तर को इसके केंद्र के रूप में देखा जाता है, और फिर इस बस्तर में अबूझमाड़ के जंगल आते हैं जो नक्सलवाद के सबसे बड़े केंद्र के तौर पर अभी हमारे सामने है, और जिसे नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना या फिर कोर जोन कहते हैं। करीब 80 के दशक में नक्सली यहाँ अबूझमाड़ में आए थे और तब से लेकर आज तक यहाँ पर वो काबिज है, और यहीं पर नक्सलियों को खत्म करने की सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है। बस्तर में दो चीज़ों का टकराव देखा गया है। एक तरफ जंगल में रहने वाले आदिवासी और उनकी अपने आप में घुल मिलकर रहने की चिर शांति वाली जिंदगी, तो दूसरी तरफ लाल आतंक की हिंसा और गोली बारूद। ऐसे में अबूझमाड़ कैसे बना नक्सलियों का सबसे बड़ा गढ़, और क्यों 40 साल तक नक्सली वहां रहे और वहां से उन्हें हटाया नहीं जा सका तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद भी? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं संजय ठाकुर। नमस्कार, मैं सूर्यांश गौरव और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। संजय जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अबूझमाड़ में सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, और अबूझमाड़ में ही देश का सबसे बड़ा नक्सली बसवा राजू भी मौजूद था और उसका एनकाउंटर हुआ। तो ये जो अबूझमाड़ है पूरा कई छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों से पूरा सटा हुआ इलाका, दुर्गम पहाड़ियाँ, उसके बाद झरने, जंगल, ये कैसे नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ बन गया और आज तक वहाँ से नक्सली हटे नहीं? तो कब नक्सली इस अबूझमाड़ में आए और क्यों इन्होंने इस अबूझमाड़ को अपना रास्ता चुना? देखिए, अगर सूर्यांश अबूझमाड़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करना चाहिए। भौगोलिक तौर पे अगर देखें तो अबूझमाड़ का कुल क्षेत्रफल जो है वो सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से 3,905 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि एक और उत्तर से दक्षिण के बीच ये 95 किलोमीटर लंबा है, और अगर पश्चिम से आप पूर्व की ओर जाएंगे तो लगभग 55 किलोमीटर चौड़ा है। ऐसे में इसका कुल वर्ग क्षेत्रफल जो है वो 3,905 किलोमीटर है। ये कितना अधिक है इसे मैं बता देता हूँ। गोवा जो राज्य है उसका कुल क्षेत्रफल 3,705 वर्ग किलोमीटर है। ऐसे में गोवा जो पूरा राज्य है उससे भी कुछ बड़ा है अबूझमाड़ का ये क्षेत्र। तो जो लोग गोवा गए होंगे, हालांकि मैं गोवा अभी तक नहीं जा पाया हूँ, लेकिन जो लोग गोवा गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि एक बहुत बड़े राज्य को घूमना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो अबूझमाड़ का इलाका उससे भी ज़्यादा बड़ा है, और समस्या ये है कि यहाँ सड़कें नहीं हैं। यहाँ आपको ऊंचे पहाड़ मिलेंगे, गहरी खाइयाँ मिलेगी, और मिलेंगे देश के सबसे घने जंगल। जिस जंगल के आधार पे इस अबूझमाड़ का नाम अबूझमाड़ पड़ा, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है अबूझ, यानी कि जिसे बूझा ना जा सके, और माड़ का मतलब होता है जंगल, ऐसा जंगल जिसे अब तक बूझा ना गया हो। तो ये है अबूझमाड़। अब क्योंकि अबूझमाड़ में नक्सलवाद जो है इसने अपनी सबसे मजबूत जड़ें जमाई। आपने जो कहा कि बसवा राजू जो देश का सबसे बड़ा नक्सली था, उसका इनकाउंटर 21 मई 2025 को यहीं हुआ। इसके बाद 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर यानी नक्सल संगठन के सबसे ऊंचे पद पे बैठे लोग जो हैं वो भी इसी अबूझमाड़ में मारे गए हैं। एक का नाम है विकल्प, एक का नाम है कोसा। ऐसे में सिर्फ एक ऐसा अबूझमाड़ का इलाका जिसमें 3 देश के सबसे बड़े नक्सली मारे गए हों, तो अबूझमाड़ नक्सलियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो था, उतना ही महत्वपूर्ण ये फोर्स के लिए भी था। यही वजह है कि हमने देखा कि बीते दिनों फोर्स ने लगातार अबूझमाड़ में, जो अबूझमाड़ जिससे बूझा नहीं गया था, वहाँ एक के बाद एक फोर्स ने नक्सलियों के बहुत ही मजबूत गढ़ में जाकर घुसकर वहाँ कैंप स्थापित किए। आज हम इस खबर को इसलिए यहाँ बातचीत कर रहे हैं क्योंकि 2 दिनों में कल फोर्स ने इदवाया, जो वहाँ का एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, वहाँ एक कैंप खुला है। इसके अलावा बेलनार, एक ऐसा इलाका जो नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ था, वहाँ आज फोर्स ने घुसकर एक कैंप स्थापित किया है। क्योंकि 4 तारीख को नक्सलियों के इसी अबूझमाड़ डिवीजनल के प्रवक्ता सचिव रणीता का एक पत्र आया था जिसके बारे में हमने बात की थी। उसकी जो अंतिम लाइन है, उसकी अंतिम लाइन क्या हमें ये पढ़ना चाहिए: हमारे डिविजनल कमेटी द्वारा लिए गए इस निर्णय को डिवीज़न में मौजूद पार्टी और जन निर्माणों के साथियों को समझने की ज़रूरत है। लगातार जारी दमन अभियानों के बीच इस काम को पूरा नहीं कर सकेंगे। कम से कम समय में इसे पूरा हम करेंगे। हम जिम्मेदारियों के साथ कह रहे हैं कि माड़ इलाके में कोई गैर कानूनी गतिविधियां नहीं करेंगे। इसके लिए कुछ समय के लिए पुलिसगत अभियानों को स्थगित करें। इसी महीना 15 तारीख से पहले इस काम को पूरा करेंगे। ये लेटर आया था कि हम भी शांति वार्ता चाहते हैं, हम अपने हथियार
वापस रखना चाहते हैं और सरकार के साथ आकर काम करना चाहते हैं। ऐसे में अबूझमाड़ जो नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ था, जहां देश के सबसे बड़े नक्सली मौजूद थे, और ऐसा आज ही माना जाता है कि इन्हीं घने जंगलों में और भी कई सेंट्रल कमेटी और स्पेशल जनरल कमेटी मेंबर जो हैं वो आज ही मौजूद हैं। ऐसे में उन्हें सुरक्षा देने वाले जो वहाँ की डिविजनल कमेटी है, उसने कहा है कि हम 15 तारीख से पहले सरकार अगर अभियान बंद करती है तो हम कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे कि हम अपने हथियार भी रख दें और सरकार के साथ बातचीत का रास्ता भी निकाल लें। उन्होंने ये भी कहा है कि अब तक जिस संगठन को गैरकानूनी घोषित किया गया था, जिस संगठन का काम ही था ऐसे कार्य करना जो सरकार की मुसीबतें बढ़ाएं, यानी जवानों पे हमले करना, लूटपाट करना, उस संगठन ने कहा है कि हम 15 तारीख तक कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। ऐसे में अबूझमाड़ के बारे में चर्चा करना जरूरी हो जाता है और यही वजह है कि आज हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सूर्या से आगे बातचीत करते हैं। भैया कल भी आप जब हमारी आपकी चर्चा हो रही थी, आपने जिक्र किया था कि 7-7 टुकड़ों में बंटकर यानी 7-7 करके 7 हिस्से आए थे नक्सलियों के। टोटल 49 लोग बस्तर में दाखिल हुए थे। तत्कालीन उस समय आंध्र प्रदेश हुआ करता था, तो आंध्र प्रदेश के रास्ते बस्तर में दाखिल हुए थे। तो यही मैं जानना चाह रहा था भैया कि 80 के दशक में किस तरह नक्सली आए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि अबूझमाड़ के जो आदिवासी हैं वो जल्दी किसी के साथ घुलते फिरते नहीं है, बाहरी दुनिया से बहुत अलग रहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके साथ कोई इंटरफेयर करे या उनके साथ कोई आके रहे। तो ऐसे में नक्सलियों ने किस तरीके से अबूझमाड़ के आदिवासियों को बरगला लिया और उन्होंने अबूझमाड़ में आदिवासियों के साथ रहे, और सिर्फ रहे ही नहीं, आदिवासियों को अपने संगठन में भर्ती भी किया। तो उनका जो ये प्रेम आया सामने कि उन्होंने नक्सलियों के साथ बहुत घुल मिल गए, ये कैसे संभव हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइएगा हमें। देखिए, ये इसकी कहानी जो है ये शुरू होती है लगभग 1987 के आसपास। अगर अबूझमाड़ इलाके की बात की जाए तो 1982 में पहली बार जिस कोसा की मैं अभी बात कर रहा था, वो कोसा पहुंचता है अपने साथियों के साथ गढ़चिरौली जो कि महाराष्ट्र में है और अबूझमाड़ से लगा हुआ इलाका है महाराष्ट्र का, वहाँ पहुंचता है और वहाँ सिरोंचा दलम को स्थापित करता है। इसके बाद वहाँ से आगे बढ़ते हैं, अहेरी दलम को स्थापित करते हैं। 1985 से लगातार जब गढ़चिरौली डिवीज़न बन गया था, जब वहाँ उन्होंने अपने संगठन को मजबूत कर लिया था, इसके बाद लगातार नक्सली जो है महाराष्ट्र की सीमा को पार कर बस्तर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। बस्तर में यानी बात कर रहा हूँ अबूझमाड़ इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, और इसी बीच जो है वो लगातार इस बात को वहाँ अपने संगठन को मजबूत करने के लिए इन लोग की कोशिशें जारी थी। तो कोसा के साथ जो है ऐसा माना जाता है कि 7-7 नक्सलियों के 7 दल आए थे। ये वो नक्सली थे जो पहली बार तेलंगाना यानी कि आंध्र प्रदेश उस वक्त के बस्तर पहुंचते हैं और बस्तर पहुंचने के बाद यहां आकर संगठन को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि शुरुआती 49 नक्सली बस्तर दाखिल हुए थे और इसके बाद इन्होंने पहले साउथ बस्तर में अपना कब्जा किया और इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अबूझमाड़ इलाके में अपना कब्जा किया। आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले गरियाबंद में मोडेम बालकृष्ण का इनकाउंटर हुआ था, जो कि सेंट्रल कमेटी मेंबर था। पांडु भी आपने जिक्र किया था। हाँ, तो मोडेम बालकृष्ण जो है क्योंकि वो सेंट्रल कमेटी मेंबर था, हमने उस बारे में बहुत बात की, हमने उस बारे में स्टोरी की। लेकिन उसके साथ एक और नक्सली मारा गया जो एसजेडसी मेंबर था, जिसका नाम था पांडु, जिसे हम पांडु दादा के नाम से भी जानते थे। उसका पूरा नाम मैं इस वक्त भूल रहा हूँ। हमने उस बारे में ज़्यादा बातचीत उस वक्त नहीं की, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे लगता है इस इनकाउंटर को 1.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 1.5 महीनों से जब वो क्योंकि तेलंगाना का रहने वाला था, आंध्र प्रदेश का रहने वाला था, अभी भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पांडु की याद में शोक सभाएं चल रही है। उसकी अंतिम यात्रा में हज़ारों लोग की भीड़ उमड़ी थी। जब मैंने पांडु के बारे में पढ़ा तो वहाँ मुझे पांडु के साथ काम करने वाले एक व्यक्ति जो पहले नक्सल संगठन में था, उसने एक किस्सा बताया। वो किस्सा बड़ा ही फेमस है। वो किस्सा ऐसा है कि 1985 में पहली बार गढ़चिरौली से 3 नक्सली अपने दल के साथ दाखिल होते हैं अबूझमाड़ में। अबूझमाड़ में गांव है ताड़ोपार। वो पहुंचते हैं ताड़ोपार गांव में। ताड़ोपार गांव में पहुंचने के बाद पांडु, उसके साथ जो नक्सली था, उन दोनों के नाम बहुत ज़रूरी हैं। दूसरा नक्सली था जिसका नाम था नंबला केशव राव, यानी वो बसवराजू, जो देश का बाद में सबसे बड़ा नक्सली बना। हालांकि उस वक्त वो एसजेडसी मेंबर था। और उसके साथ एक थे मास्टर जी जो वहाँ एक लोयाला यूनिवर्सिटी है, उसके वो प्रोफेसर थे और वहाँ से उन्होंने नौकरी छोड़ के नक्सल संगठन में ज्वाइन किए थे। उस वक्त वो सेंट्रल कमेटी मेंबर थे और उन्हें इसलिए, क्योंकि वो प्रोफेसर थे पहले, उन्हें मास्टर जी के नाम से नक्सल संगठन में जाना जाता था।
ये 3 नक्सली पहुंचते हैं ताड़ोपार गांव में, क्योंकि अबूझमाड़ का गांव था, बहुत दूर इन लोग ने सफ़र किया गढ़चिरौली से। बहुत अबूझमाड़ के गांव जिन लोग वहाँ गए होंगे वो जानते हैं कि वहाँ पे घर जो है काफ़ी दूरी दूरी बने होते हैं और हर गांव में बमुश्किल 15, 20, 30, 40 परिवार ही रहते हैं। ऐसे में उस गांव में भी लगभग 20 परिवार थे। इन्हें उस गांव में किसी भी ग्रामीण ने खाना नहीं दिया। ये लोग सुबह से शाम तक इंतजार करते रहे। जब उन्हें अबूझमाड़ के उन ग्रामीणों ने खाना नहीं दिया तो अंत में जब शाम हो गई, इन्हें लगा कि अब भूखा रहना पड़ेगा, तो पांडु खड़ा होता है। पांडु बोलता है नंबला केशवराव और मास्टर जी को कि एक बार फिर से कोशिश करते हैं। ये लोग अपने साथ जो लाल गमछा लेके चलते थे उसे किसी झोली की तरफ फैलाकर उन ग्रामीणों के सामने वो खड़े हो गए। इसके बाद एक महिला ने, जो उनका खाना बचा खुचा था, क्योंकि वहाँ आमतौर पर 4-5 बजे तक लोग खाना खा लेते हैं, ये शाम को 6-7 बजे की बात थी, तो जो बचा कुचा खाना था उन्होंने उनकी झोली में डाल दिया। उसी की देखा देखी बाकी घर वालों ने भी खाना डाल दिया और उस दिन उस नक्सल दल ने, नंबला केशवराव, पांडु और मास्टर जी ने वहाँ खाना खाया। इसके बाद ये कहानी आती है साल 2000 में, 15 साल बाद। उसी ताड़ोपार गांव के पास नक्सलियों की एक डिविजनल कमेटी की बड़ी बैठक हो रही थी। 100 से ज़्यादा नक्सली मौजूद थे और आसपास के ग्रामीण जो हैं, क्योंकि तब तक ये नक्सलियों का बहुत मजबूत गढ़ हो गया था, वहाँ बैठकर उनके लिए खाना तैयार कर रहे थे। उस वक्त इसी पांडु ने, जो अभी गरियाबंद में मारा गया, खड़े होकर वहाँ ये कहानी बताई, ये किस्सा बताया कि 1985 में, यानी 15 साल पहले जब वो इस इलाके में पहुँचे थे तो उन्हें खाना तक नसीब नहीं हुआ था। ये कहानी सुनाते वक्त जो वहाँ मौजूद नक्सली था, जो अब सरेंडर कर चुका है और आंध्र प्रदेश में है, वो लिखता है कि जब वहाँ जो युवा मौजूद थे वो लोग बड़े दुखी हो गए कि आखिर कैसे आप लोग को खाना नहीं दिया गया। वो एक बात और आगे जोड़ता है कि अबूझमाड़ में, यानी गढ़चिरौली से लेकर कोंडा गांव तक, ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई ग्रामीण नहीं थे उस उम्र के जो पांडु को पांडु दादा के नाम से ना जानते हो। और पांडु भी एक एक व्यक्ति को बाय नेम और बाय फेस जानता था। ऐसा माना जाता है कि पांडु ने ही सबसे अधिक मेहनत कर अबूझमाड़ को नक्सलियों का अभेद्य किला बनाया था। लेकिन क्योंकि जब पांडु मारा गया उस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, तो ये ऐसे किस्से हैं। और उसका उस पूरे लेख के लिखने का मतलब ये था कि हिड़मा जैसे नक्सलियों को हमने बहुत ग्लोरीफाई किया है, लेकिन हिड़मा जैसे नक्सलियों के इतर पांडु जैसे नक्सली हैं जिन्होंने इस नक्सल संगठन को खड़े किया है, लेकिन वो फिर भी किसी भी तरह की लाइमलाइट में नहीं आते हैं। तो फिलहाल ये किस्सा था। ये किस्सा इसलिए ज़रूरी था क्योंकि समझिए कि माड़ में स्थापित होने के लिए नक्सलियों को भी बहुत पापड़ बेलने पड़े। ऐसे में ये लोग दाखिल होते हैं 1985 के आसपास। इसके बाद ये पूरा किस्सा चलता है। एक एक गांव को ये लोग अपने से जोड़ने की कोशिश करते हैं। इन लोगों ने उस वक्त वहाँ अपने स्वास्थ्य केंद्र खोले। इन लोगों ने वो आदिवासी जिस क्षेत्र का सर्वे तक नहीं हो पाया था, सरकार वहाँ नहीं पहुँच पाती थी, वहाँ पहुँचकर ये लोग उन्हें स्वास्थ्य सुविधा देते हैं, उन्हें खेलकूद से जोड़ते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं। और यही वजह है कि वहाँ नक्सलियों को ग्रामीणों द्वारा हाथों हाथ लिया जाता है, उन्हें स्वीकार किया जाता है। और यही वजह है कि उस इलाके में नक्सली इतने मजबूत हो पाते हैं। लेकिन अब जब वहाँ के नक्सलियों ने कहा है कि हम तो सरेंडर करना चाहते हैं, हम नक्सल विचारधारा को छोड़ना चाहते हैं, ऐसे में एक बात तो बहुत साफ है कि नक्सलियों का अब तक सबसे सुरक्षित स्थल वो अब पूरी तरह से नक्सलियों के हाथ से निकलने वाला है। तो सूर्यांश, फिलहाल ये कहानी है जी। अभी ये जब पूरा कैसे नक्सली अबूझमाड़ में आया आप ये बता रहे थे, तो एक जगह मैंने भी पढ़ा था कि अबूझमाड़ को ही लेके गणपति और कोंडापल्ली सीतारमैया में भी मतभेद हुआ था। कोंडापल्ली सीतारमैया का मानना था कि जो बस्तर के आदिवासी हैं उनकी राजनीतिक चेतना बहुत कम है या फिर वो राजनीतिक रूप से एक्टिव नहीं है। तो कोंडापल्ली सीतारमैया ये चाहता था कि हम बस्तर या अबूझमाड़ में सिर्फ पनाह लेंगे लेकिन वहाँ के लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हालांकि गणपति चाहता था कि हम यहाँ पे पनाह भी लेंगे और यहीं से अपने कैडर भर्ती करेंगे, आदिवासियों को भी इन्वॉल्व करेंगे, जिससे हमारा सशस्त्र कैडर बढ़ेगा और फिर जो उनकी मंशा थी कि दिल्ली में जो है हम जाके लाल सलाम का झंडा फहराएंगे, उसको कामयाब करेंगे। तो इसी को लेकर मतभेद हुआ। बाद में गणपति ने कोंडापल्ली सीतारमैया को संगठन के बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। तो मेरा भी सवाल इसी में आता है संजय भैया कि ऐसे लोग जिनके पास राजनीतिक चेतना नहीं थी, वो लोग बाहर की दुनिया से कटे थे, वहाँ पे जाके नक्सलियों ने प्रोपेगेंडा फैलाया, उनके हमदर्द बने और कुल मिलाकर एक महिला ने जो दया दिखाई, उसी दया के चलते ही जो नक्सली अबूझमाड़ में दाखिल हो पाए और 40 सालों तक वो उनका सबसे सुरक्षित ठिकाना रहा। संजय भैया। बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छा किस्सा बताया कोंडापल्ली सीतारमैया, क्योंकि वो फाउंडर मेंबर है जिसने नक्सलवाद को खड़े किया है, खास तौर पे तेलंगाना आंध्र वाले इलाके में। इसके बाद गणपति को इसने खोजा। गणपति की भर्ती के बाद ये मान के चलिए कि ये लोग सबसे बड़े नक्सली बने नक्सल संगठन में।
इनके बीच आपस में मतभेद भी हुए। लेकिन हमने जो कल बात जो हम कर रहे थे सूर्यांश, हम इसी बात को कर रहे थे कि जब तेलंगाना आंध्रा में नक्सल विचारधारा फल फूल रही थी तो उनके पास सबसे बड़ी कमी थी आर्म्ड कैडर की, यानी वो हथियारबंद लड़ाके जो इनके लिए खुलकर लड़ाई कर सकें, ये आगे जाएं, जवानों पे हमले करें। उस आर्म कैडर की तलाश में ये लोग बस्तर दाखिल होते हैं। बस्तर में उन्हें वो लड़ाके मिलते हैं जो हथियार लेकर लड़ने को तैयार थे। और वो लड़ाके जो कल हमने कहा कि आज आप देखिए कि देश के किसी भी हिस्से में कोई भी नक्सली अगर बड़ा मौजूद होगा तो उसके सुरक्षा में जो नक्सली मौजूद होंगे उनमें तय है कि आधे से ज़्यादा नक्सली जो हैं वो बस्तर के ही होंगे। बस्तर में मतलब हम साउथ बस्तर की बात करते हैं। तो ये बात तो बहुत साफ थी। इनकी जो राजनीतिक चेतना की कमी की उन्होंने बात की थी, उसी का इन्होंने फ़ायदा उठाया। उसी राजनीतिक चेतना की कमी के चलते इन्होंने उनको बरगला करके उन्होंने इसे अपने नक्सल संगठन में शामिल किया। मैं मैप के जरिए एक बार मैं दिखा देता हूं कि ये जो पूरा इलाका है ये कैसा है, ताकि लोग समझ पाएँ कि अबूझमाड़ के बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है। ये अबूझमाड़ का एक नारायणपुर ज़िले का ये एक सूर्यांश सरकारी मैप है। सरकारी मैप यानी कि जो प्रशासन ने जारी किया है। तो इस मैप में आपको नज़र आता है, यहाँ आपको नारायणपुर दिखेगा। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको नारायणपुर नज़र आएगा। ये नारायणपुर है। ये नारायणपुर मतलब वो इलाका जहाँ तक आपकी और हमारी एक्सेस है। लेकिन यहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आप इस क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ शुरू हो जाता है ओरछा ब्लॉक। और ओरछा ब्लॉक का ये इलाका जो है यही है अबूझमाड़, यानी कि नारायणपुर ज़िले का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अबूझमाड़ के वन क्षेत्रों में आता है। अभी एक कैंप की बहुत चर्चा है, ये नीलांगुर कैंप। यहाँ आपको नज़र आएगा, देखिए महाराष्ट्र बॉर्डर आपको दिख रही है, ये महाराष्ट्र बॉर्डर है। ऊपर कांकेर है, नीचे कोंडागांव है, यहाँ दंतेवाड़ा आपको दिखेगा। ये कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर और इसके नीचे बीजापुर, ये है महाराष्ट्र। यहाँ एक नीलांगुर कैंप खुला। ये नीलांगुर है सबसे अंतिम बॉर्डर पे। उस कैंप के खुलने की तस्वीर के साथ वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, महाराष्ट्र 0 किलोमीटर। आज ही सरकार ने, क्योंकि मैं अभी जब हम लोग ये खबर रिकॉर्ड कर रहे थे तो मैसेज चेक कर रहा था, अभी बिल्कुल सरकार ने जो है रायपुर से डीपीआर ने एक जानकारी दी कि इसी नीलांगुर से आगे होकर अब एक सड़क जाएगी, जो सड़क पहुंचेगी सीधे महाराष्ट्र। इसको लेके एक डीपीआर बनाया गया है और इसे लिखा गया है NH 130D। ये लिखा है कुतुल से नीलांगुर महाराष्ट्र बॉर्डर तक NH 130D का होगा निर्माण। यानी कि सोचिए ये 21.5 किलोमीटर लंबी सड़क है। 152 करोड़ रुपए इसके लिए प्रस्तावित हुआ है। हो सकता है कल के अखबारों में ये हेडलाइन बन के आए, जो खबर इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ जिस जगह पे फिलहाल 4 महीने पहले कैंप खोला गया, अब सरकार सोच रही है कि इस नारायणपुर से होकर ये रास्ता जो जाता है अबूझमाड़ के घने जंगलों से होकर, वहाँ सरकार खुलेगी, एक रास्ता बनाएगी, हाईवे बनाएगी। और इसके बीच आपको ये कुतुल नज़र आएगा। ये कुतुल है, कुतुल जिसे नक्सलियों की अघोषित राजधानी कहा जाता था। और ये कुतुल जो है नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ था। यहाँ कैंप खोले गए। इसके अलावा अभी आपको नज़र आएगा, ये गुंडेकोट नज़र आएगा। देखिए यहाँ ये गुंडेकोट दिख रहा है, ये आपको गुंडेकोट नज़र आएगा। गुंडेकोट यानी कि जहाँ बसवराजू का इनकाउंटर हुआ। ये सारे इलाके जो है ये नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ थे। मैप के माध्यम से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब मैं बताता हूँ कि ये पूरा क्षेत्र जो है ये 3,905 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। यानी कि आप अगर एक कोने से दूसरे कोने में जाएंगे तो आपको 95 किलोमीटर चलना पड़ेगा। रायपुर से धमतरी की दूरी है लगभग 80 किलोमीटर, यानी कि उससे भी लंबा आपको चलना पड़ेगा। और जब आप पूर्व से पश्चिम की ओर देखते हैं तो लगभग 55 किलोमीटर। तो ये एक बहुत बड़ा वर्ग क्षेत्र है और यही वजह है कि नक्सलियों के लिए ये इलाका जो है ये इतना मजबूत भी रहा। उन्होंने बहुत आसानी से यहाँ पैर जमाए। और अब जब फोर्स यहाँ पहुँच रही है, फोर्स लगातार ये दावा करती है कि हम इस अबूझमाड़ को बूझ रहे हैं। और इस इलाके में लगातार कैंप खुलने का कारण यही है कि नक्सलियों के उस आधार क्षेत्र को धीरे धीरे कम करना, पुलिस की एक्सेस को आगे बढ़ाना। सूर्यांश जी भैया, आपने कुतुल का जिक्र किया तो आपने ही मुझे नारायणपुर भेजा था इसी साल के जनवरी में, और मैं कुतुल गया था जब वहाँ पे कैंप अभी नहीं खुला था, 1.5 महीने पहले। तो जब मैं जा रहा था कच्चा पाल और मोहंदी के कैंप खुल चुके थे और वहीं से मैं गया था फिर कुतुल की तरफ, जो नक्सलियों की कभी बहुत बड़ी राजधानी हुआ करती थी। तो न ही वहाँ जाने के लिए सड़क थी
और जब मैं वहाँ भी पहुँचा तो मैं देख रहा था आदिवासी सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर पालन कर रहे थे। एक घर यहाँ पे तो दूसरा घर 500 मीटर दूर, और आबादी भी बहुत कम थी, तो इसलिए वो नक्सलियों के लिए सबसे मजबूत और सुरक्षित ठिकाना पूरा अबूझमाड़ को उन्होंने बनाया था। एक चीज़ और भी मेरे दिमाग में आता था कि अबूझमाड़ में रिजर्व फॉरेस्ट बहुत है, और दूसरा बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो रिजर्व फॉरेस्ट होने के चलते और ढेर सारी बारिश होने के चलते भी क्या नक्सलियों को जो है सबसे ज़्यादा फायदा मिला अबूझमाड़ में? बिल्कुल, देखिए क्योंकि बहुत इससे जैसे आप इसके बाद आप नारायणपुर से बीजापुर की ओर आते हैं तो आपको नज़र आता है वहाँ पर इंद्रावती टाइगर रिजर्व का इलाका जो रिजर्व फॉरेस्ट का क्षेत्र है और इस जंगल से लगा हुआ इलाका है। ऐसे में ये जो एक बहुत बड़ा वन क्षेत्र बनता है, जंगली वन क्षेत्र जो बनता है, क्योंकि हमारे लिए तो या पुलिस के लिए तो जिलों की सीमा होती है, बीजापुर अलग होगा, नारायणपुर अलग होगा, लेकिन नक्सलियों ने इस तरह की सीमाओं को नहीं देखा। उन्होंने ये देखा कि जहाँ घने जंगली क्षेत्र हैं वहाँ हम जाकर स्थापित हो जाते हैं। जो हम यहाँ पे स्थापना की बात कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ एक इसका कि ये कैसे नक्सलियों ने यहाँ स्थापित हुए। 1987 में नक्सलियों ने पहली बार दंडकारण्य फॉरेस्ट कमेटी बनाई और माड़ इलाके में पहली बार इसकी बैठक करी। ये पहली इनकी कॉन्फ्रेंस थी। इसके बाद पहली दंडकारण्य और सेंट्रल लेवल की नक्सल ट्रेनिंग कैंप जो है 45 दिन का, ये रवि और करुणाकरण के द्वारा माड़ के जंगलों में 1987 में आयोजित किया गया। इसके बाद दंडकारण्य जोनल कमेटी की बैठक ली गई। ये ली गई थी 1995 में, और इसके बाद अगली बैठक हुई 2005 में माड़ इलाके में। तो ये वो समय है जिसके दौरान नक्सलियों ने माड़ इलाके में अपने पैर धीरे धीरे जमाए। इसके अलावा 9th कांग्रेस जो है CPI की ML की, वो भी साउथ माड़ इलाके में हुई 2001 में। इसके बाद यहाँ ये तय किया गया कि बालाघाट, गोंदिया और इन इलाकों को अपने MMC जोन में शामिल किया जाएगा। तो ये माड़ इलाके का वो इतिहास है जहाँ जैसे जैसे नक्सल संगठन जो है वो मजबूत होते गए, और बाद में इन्हें ये इलाका इतना सूटेबल लगा कि गणपति से लेकर बसवराजू और इसके बाद जितने भी सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं देश के, यानी कि देश के जो सारे टॉप लीडर्स हैं, उन्होंने अबूझमाड़ इलाके को ही अपना प्रश्रय स्थल बनाया। यहीं बैठकर उन्होंने पूरे देश भर में नक्सल संगठन को संचालित किया। यही वजह है कि आज फोर्स का सबसे बड़ा फोकस जो है वो इसी अबूझमाड़ इलाके में है, और इसका असर ये हुआ कि हमने बसवराजू का इनकाउंटर देखा, हमने 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर का इनकाउंटर देखा, और अबूझमाड़ अब देश का इकलौता ऐसा जिला बन गया है जहां एक साथ 3 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग इनकाउंटर में मारे गए हैं। सूर्यांश भैया भैया और यही मैं कह रहा था कि जब अबूझमाड़ का जिक्र आता है तो कैंप का जिक्र भी आता है, क्योंकि नक्सलियों ने और जवानों ने दोनों का सबसे ज़्यादा कैंप मुझे लगता है अबूझमाड़ में ही। नक्सलियों ने अपना नक्सल कैंप खोला, उसमें अपने कैडर्स की भर्ती की और वहीं पे ट्रेनिंग उन्होंने चलाया। जवानों ने कैंप खोला, जिससे जो इलाके थे, जो नक्सलियों का कोर जोन था, वो धीरे धीरे सामान्य हुआ, और जवानों के कैंप के चलते आदिवासियों को सुविधा पहुंची और नक्सलियों के जो आधार इलाके थे वो कमज़ोर होते गए। तो जब नक्सलवाद के खात्मे की बात आती है तो जवानों के सीधे एक्शन के साथ सबसे बड़ा योगदान कैंप का माना जाता है, क्योंकि एक जब कैंप खुलता है तो जो उस इलाके का पूरा सिक्योरिटी वैक्यूम होता है वो होने की संभावना नहीं रहती है, और नक्सलियों के उस इलाके में आने की संभावना शून्य हो जाती है। तो भैया यही चाहूँगा मैं आपसे जानना पूरे विस्तार से कि किस तरीके से जवानों के एक्शन के साथ कैंप ने इस अबूझमाड़ में सबसे बड़ा योगदान निभाया, जिसके चलते नक्सलियों के जो तंबू थे वो अबूझमाड़ से पूरी तरह उखड़ गए। भैया देखिए, मैंने बताया कि 2 नए कैंप खुले हैं, इदावाया और बेलनार। ये आज बेलनार खुला, कल खुला था इदवाया। इसके अलावा इसी साल फोर्स ने कुतुल, जिसका आपने जिक्र किया, कुतुल आप गए हैं, इस वहाँ कैंप खुला। कुडलियर, बेडमा कोटी, पदमकोट, कांदुलपार, नीलांगूर, पांगुड़, रायनार और एड़जुम, ये ऐसे ऐसे गांव हैं। अगर आप इसे मैं धीरे धीरे बता दूंगा, इसे आप वीडियो में दिखा देना। जो दर्शक हैं वो एक बार गूगल करें तो आपको नज़र आएगा कि ये आपको गूगल मैप में नज़र नहीं आएंगे। ये ऐसे गांव हैं जो सरकारी मैप में आपको नज़र नहीं आएंगे, यानी ऐसे गांव जिनका आज तक सर्वे नहीं हो पाया था, जहां ना फोर्स पहुंच पाई ना प्रशासन पहुंच पाया, उन गाँव में पहली बार फोर्स जाकर कैंप खुल रही है। और जब वहाँ इस इलाके में फोर्स कैंप खुलती है तो एक बहुत ही वहाँ का प्रसिद्ध है कि नारायणपुर में एक SP तैनात हुए। नारायणपुर नया नया जो है पुलिस ज़िला बना था, शायद 2005 या 7 की बात है, मैं भूल रहा हूँ। वहाँ के एक सीनियर पत्रकार मुझे किस्सा बता रहे थे, और क्योंकि जो SP बंगला था और SP ऑफिस जो है वो आसपास था और वो थाने के अंदर ही था, तो अपने थाने के सामने जो है जो गेट था उसके सामने वो एंटी लैंडमाइन व्हीकल आके रात को सोते थे।
नारायणपुर शहर की बात कर रहा हूँ मैं। आज वो शहर जो बहुत विकसित हो गया है, ये आज से 20 साल पुरानी बात है कि नारायणपुर इतना मजबूत नक्सलियों का गढ़ था कि नारायणपुर शहर के अंदर भी खुद एसपी को अपनी सुरक्षा के लिए गाड़ी लगा के सामने सोना पड़ता था। लेकिन आज कहानी बदल गई है। जो रॉबिन्सन गुरिया फिलहाल वहाँ के एसपी हैं, इससे पहले जो प्रभात कुमार थे, वो एक बात जरूर कहा करते थे कि अबुझमाड़ अब अबुझ नहीं है। हर नक्सली एक बात समझ ले कि अबुझमाड़ अब उनके लिए सुरक्षित नहीं रहा। अबुझमाड़ के जिस भी कोने में आप छुपे होंगे, वहाँ घुसकर हम आपको मारेंगे। तो आज अबुझमाड़ बदल रहा है, नारायणपुर बदल रहा है, इसके साथ पूरा बस्तर बदल रहा है। हम देखते हैं कि ऐसे इलाके जहाँ तक फोर्स का जाना लगभग नामुमकिन माना जाता था, उस जगह फोर्स जा भी रही है और उससे बड़ी सफलताएं भी मिल रही है। तो इसमें कैंपों का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि पहले समझिए अगर नारायणपुर में कैंप थे, अगर आपको नीलांगुर जाना है या आपको कुतुल जाना है तो आपको लगभग 40 से 50 किलोमीटर का सफ़र जवानों को पैदल तय करना होता था। आज जब उसी कुतुल में, उसी नीलांगुर में अगर जवानों के कैंप हैं, तो जवानों को भी ये पता है कि अगर नक्सलियों की मूवमेंट है तो मात्र 5, 6, 7, 10 किलोमीटर चलकर नक्सलियों के उस इलाके तक पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि धीरे धीरे फोर्स द्वारा नक्सलियों के मजबूत गढ़ में आधार इलाकों में एक के बाद एक कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। सूर्यांश। जी भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। अबुझमाड़ कहते हैं, इसी अबुझमाड़ में नक्सलवाद की आखिरी लड़ाई होगी। नक्सलियों के पाताल लोक है। हालांकि फोर्स ने इस धारणा को खत्म किया और अब अबुझमाड़ न ही नक्सलियों का पाताल लोक है और न ही यहाँ पे कोई अंतिम लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे नक्सली कैडर खत्म हो रहे हैं। बहुत अच्छी चर्चा की भैया आपने और सब कुछ विस्तार से बता दिया। अबुझमाड़ के बारे में आपने बताया, कैंप के बारे में बताया और किस तरीके से लाल आतंक ने पूरे बस्तर को अपने आगोश में लिया, आपने ये विस्तार से बताया। अगली चर्चा पे फिर किसी नक्सलवाद से जुड़े बहुत अहम मुद्दे पर हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।